जूली एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे कोई कठोर हृदय की मां कूड़े के ढेर पर रखकर छोड़ गई थी। वहां से उसे झुग्गी वालों ने उठा लिया और उसे पलने के लिए हालातों के हवाले कर दिया। वो लोग जानते थे कि ये बड़ी होकर हमारे लिए कूड़ा बनेगी और भीख मांगेगी, इसीलिए उन लोगों ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने उसे जूली नाम दिया और थोड़ी बड़ी होने पर कबाड़ बिनने में उतार दिया। वो लोग तो कहाँ गए पता नहीं, लेकिन जूली अब भी कबाड़ बीनकर अपना पेट भरती थी। उसके जैसे वहां कुछ और बच्चे भी मिल गए जो सब भाई बहन की तरह रहते थे। जूली उनमें सबसे बड़ी थी। खटका सुन, आज कबाड़ बिनने तू उधर जाएगा और टाइगर तू उधर जाएगा। गिन्नी तू और बिंदिया मेरे साथ रहोगी। बहुत चालाक बनती हो दीदी, जानती हो ना उस तरफ ठेका है। तुम लोग तो बहुत सारी बोतल बिन लोगे, लेकिन हमें तो उधर थोड़ा बहुत कबाड़ मिलेगा। फायदे में तो तुम ही रहोगी। तू ऐसे क्यों सोचता है रे? मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई घपला किया है क्या? मैं बड़ी हूँ इसलिए तुम्हें कहा, और इस कमाई से ही हम सबका खाना आता है। मैंने कभी कुछ कहा है? बिंदिया खटका को आंख दिखाते हुए बोली, दीदी ये तो पगला गया है। हम सबको पता है कि तुम जो भी कबाड़ से कमाती हो सब हमारी जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर देती हो। हमारे माँ बाप और घर परिवार नहीं है ना, इसलिए। क्या हुआ, कोई नहीं है तो? दीदी तो है ना? ये कहकर सारे बच्चे जूली के गले लग गए। जूली ऐसी ही थी, खुद बिना माँ बाप की बच्ची थी, इसीलिए उन बच्चों का दुख समझती थी और हमेशा उनका माँ की तरह ख्याल रखती थी। जूली आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, ये हम गरीब बच्चों की कैसी परीक्षा ले रहा है। बादल उमड़ रहे हैं, अगर बारिश हो गई तो सर्दी बढ़ जाएगी। सिर पर छत है ना, शरीर पर मोटे कपड़े, कैसे कटेगी सर्दियाँ। अपना तो देख भी लूं, मगर ये बच्चे, इन्हें ठिठुरता हुआ कैसे देखूंगी। कुछ देर के बाद तेज बारिश होने लगी। ठंड के मौसम में ओले भी पड़ने लगे। सारे बच्चे एक बंद गैराज के नीचे सिकुड़ कर बैठ गए। वो सर्दी के मारे ठिठुर रहे थे। दीदी बड़ी जोर की ठंड लग रही है, देखो तो कितनी तेज हवा आ रही है। मैं क्या करूं गिन्नी, जिससे तुम्हें ठंड से बचा सकूं। अब तो सब कुछ गीला हो गया है, वरना कुछ कागज पन्नी जलाकर ही हाथ सेक लेते। आओ तुम्हें अपने दुपट्टे में छिपा लूं। दीदी गिन्नी को तो गोद में छुपा लेगी, लेकिन टाइगर को, वो तो हम सबसे छोटा है। उसे देखकर जूली की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत दुखी होते हुए बोली, कैसे माँ बाप थे हमारे जो हमें इस तरह तड़पते हुए छोड़ गए। एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चों ने पूरी रात बोरे ढोकर गुजार दी। सुबह तक बारिश बंद हो चुकी थी। रात में ठंड लगने से खटका की तबीयत बहुत खराब हो गई और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। खटका की मौत से बच्चे टूट चुके थे। उनमें ठंड को लेकर दहशत बैठ गई। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। सबसे पहले हमें रहने का इंतजाम करना होगा, तभी हम गर्मी और सर्दी से बच सकते हैं। नहीं तो इस तरह से हम सब भी खटका की तरह इस दुनिया से चले जाएंगे। नहीं दीदी, हमें नहीं मरना, लेकिन घर से पहले हमें खाने को चाहिए। बहुत जोर से भूख लगी है। दीदी अगर उधर कॉलोनी में जो बुढ़िया मरी थी ना, आज उसकी 13वीं है। जरूर आलू पूरी बने होंगे। चलो ना दीदी, वहां जरूर झूठे पत्तल पड़े होंगे, उनमें थोड़ा बहुत खाना तो पड़ा हुआ मिल ही जाएगा। जूली की आंखों में आंसू भर आए। वो सोचने लगी कि काश मैं तुम्हें पेट भर खाना खिला पाती, तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे पाती। जूली अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, चलो देखते हैं, कुछ मिला तो आज का काम चल ही जाएगा। वैसे भी कई दिनों से बरसात के कारण कुछ काम नहीं हुआ। बच्चे कॉलोनी में गए तो वहां पड़े झूठे पत्तल देखकर खुश हो गए और उन पर टूट पड़े। लेकिन जूली दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाने का सपना था। उसे दुख होता था जब उन लोगों को कूड़े से उठाकर खाना खाना पड़ता था। अगर पेट भर गया हो तो जल्दी चलो, कुछ काम भी करना है। यहीं लगे रहे तो कल भी भूखा रहना पड़ेगा। तभी जूली ने देखा कि एक औरत लकड़ियों की टोकरी और घर की सजावट के सामान बना रही थी। उसे गौर से देखती रही। जूली ने उसके पास जाकर पूछा, अम्मा, ये सामान बनाने के लिए आप लकड़ियाँ कहाँ से लाती हो, और ये इतनी मुलायम कैसे है? औरत हंसते हुए बोली, अरे बिटिया, जंगल में क्या लकड़ियों का अकाल पड़ा है। बहुत लकड़ियाँ है वहाँ। 2 दिन पानी में भिगो दो तो सब मुलायम हो जाती है, फिर जो चाहे बना सकती हो। जूली ने सोचा, इस तरह से तो हम भी काफी कुछ बना सकते हैं। वैसे भी यहाँ से जंगल थोड़ी ही दूरी पर तो है। उसने सब बच्चों को बुलाया और उसके साथ जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़ लाई। अब हम भी इन लकड़ियों से सामान बनाकर बाजार में बेचेंगे। मैंने अम्मा से थोड़ा बहुत सीख लिया है, लेकिन तुम सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी।
सारे बच्चों ने हाथ में हाथ मारकर जूली का समर्थन किया। बारिश में लकड़ियां वैसे भी गीली होकर मुलायम हो चुकी थी। जूली ने उन्हें चीरकर टोकरी बनाई तो वो उसे देखकर खुद चौंक गई। अरे वाह दीदी, आपने तो अम्मा से भी ज्यादा सुंदर टोकरी बना दी। उधर से निकलती हुई एक लड़की ने पूछा, ए सुनो, ये टोकरी कितने की है? जूली खुशी से उछलते हुए बोली, दीदी, क्या आप ये सच में खरीदेंगी? अरे हाँ भाई, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। बताओ कितने की है? जूली को कुछ नहीं सूझा, उसने बोल दिया 50 रुपए की। लड़की 50 रुपए की टोकरी खरीद कर ले गई। जूली ने खुशी के मारे गिन्नी का मुंह चूम लिया और बोली, अब हमें कूड़ा बिनने की जरूरत नहीं, अब हम यही काम करेंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। फिर क्या था, उन बच्चों के साथ साथ उसने अपने जैसे और कई गरीब कूड़ा बिनने वाले बच्चों को काम में लगा दिया। अब वो लकड़ियों से रोज नई नई चीजें तैयार करने लगी। रंग करने के बाद वो सामान और भी सुंदर लगने लगते थे। अब वो पुल के नीचे बैठकर काम करते थे, जिससे बहुत अच्छी बिक्री हो जाती थी। बच्चों, आखिर कब तक हम यूं ही यहाँ पुल के नीचे रहेंगे? मैं सोच रही हूँ कि जैसे हम लकड़ियों से बाकी सामान बनाते हैं, उसी तरह लकड़ियों का घर भी तो बना सकते हैं। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लकड़ियों से एक सुंदर और बड़ा घर बनाएंगे। फिर उन्होंने लकड़ियों का एक बड़ा सा खूबसूरत घर बनाया, जिसमें वो सारे आराम से रह सकते थे। बच्चों देखो, बन गया ना हमारे अरमानों का घर। अब हम सब इसमें आराम से रहेंगे। अब हम में से कोई भी खटका की तरह ठंड से नहीं मरेगा। गिन्नी परेशान होते हुए बोली, दीदी, हम रोज इतनी लकड़ियां काटते रहे तो इस तरह तो एक दिन जंगल की सारी लकड़ियां खत्म हो जाएगी। फिर हम लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? तू सही कह रही है गिन्नी, इस तरह तो जंगल खत्म हो जाएगा। हमें बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे। पेड़ होंगे तभी तो हमें लकड़ियां मिलेंगी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नए पेड़ लगाए। उन बच्चों के लकड़ी के घर और सामान की तारीफ दूर दूर तक फैलने लगी। जब ये बात वहां के बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंची तो वो उनका काम देखने आ गए। बच्चों, तुम कूड़ा ना बीन कर इतना अच्छा काम कर रहे हो, यह बहुत ही गर्व की बात है। तुमने इन बच्चों के लिए लकड़ियों का घर बनाया और साथ में उन्हें मेहनत करना सिखाया। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुम गरीब बच्चों के लिए एक मिसाल हो। तुमने आत्मनिर्भर होकर सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है कि किस तरह भूख और मौसम से लड़ते हुए तुमने ये सफलता खुद अपने दम पर हासिल की है। मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। नेताजी ने सरकार से सिफारिश की उन बच्चों का काम बढ़ाया जाए और उन्हें मुफ्त में शिक्षा और रहने का प्रबंध किया जाए। उनकी सारी मांगे पूरी हुई। जूली खुश होते हुए बोली, अगर हौसले बुलंद है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम सब स्कूल जाया करेंगे और बाकी समय में लकड़ियों के सामान बनाया करेंगे। उसके बाद सभी बच्चे एक इज्जत की जिंदगी जीने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। बहुत से गरीब बच्चों के लिए जूली एक मिसाल बन गई। कहानी से सीख मिलती है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर बच्चों में हिम्मत और हौसले हो तो वो देश की तस्वीर बदल सकते हैं। एक गांव में एक रोशनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे और रोशनी की माँ सीमा अपने घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के यहाँ काम किया करती थी। क्योंकि उसका पति सुरेश बहुत ज्यादा शराब पीता था और वो सीमा के साथ बहुत ज्यादा मारपीट भी करता, जिस वजह से सीमा एक दिन बीमार हो गई और उसी बीमारी में चल बसी। इसके बाद रोशनी ने ही सब कुछ संभाला। रोशनी की उम्र मात्र 7 साल थी और अब वो अपनी माँ की जगह पर दूसरों के घर पर काम करती है। और जिस दिन वो अपने पिता सुरेश के लिए शराब नहीं लाती तो उस दिन उसका पिता उसे बहुत मारता और उससे कहता, तुझे कितनी बार कहा है कि खाली हाथ घर पर मत आया कर, शराब लेकर आया कर, पर लगता है तेरी समझ में नहीं आता है। वहीं रोशनी अपने पिता की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एक दिन उसका पिता शराब के लालच में दूसरी शादी कर लेता है ताकि दूसरी पत्नी उसे कमाकर शराब पिलाएगी। रोशनी की सौतेली माँ का नाम चांदनी था और वो भी बहुत गरीब परिवार से थी। इस वजह से चांदनी यहाँ पर हमेशा दुखी रहा करती थी। वो रोशनी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती। एक दिन की बात है, रोशनी को बहुत तेज भूख लगी तो वो अपनी सौतेली माँ के पास गई और उनसे कहा, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप मुझे खाना दे दीजिए। मेरे पास खाना कहाँ से आ गया? क्या तेरा बाप कमा कर दे जाता है? वो तो पूरे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है।
मेरी तो किस्मत ही फूट गई है कि यहाँ आकर भी मुझे काम करना पड़ता है। मैं तो सोचती थी ससुराल में जाकर आराम से खाऊंगी, पर यहाँ पर तो मेरे से भी बदतर हालात हैं। और ये कहकर चांदनी वहाँ से चली जाती है और रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। कुछ साल बाद शराब पीने की वजह से सुरेश की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद चांदनी रोशनी पर और ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वो हमेशा रोशनी से एक ही बात कहा करती, तेरा बाप तो मर गया और तुझे मेरे ऊपर छोड़कर चला गया, अब मैं तुझे कैसे पालूंगी? मेरी तो किस्मत ही खराब निकली। जिसे सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और 8 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। अब रोशनी 15 साल की हो चुकी थी और रोशनी की सौतेली माँ चांदनी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। चांदनी जल्द से जल्द रोशनी की शादी करना चाहती थी और अपना बोझ उतारना चाहती थी। एक दिन वो अपने आप से कहती है, अब तो रोशनी शादी लायक हो गई है, मुझे उसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ। बहुत झेल लिया इसे, मुझे तो इसकी शादी करनी होगी अब। और ये कहकर चांदनी रोशनी के लिए लड़का देखने लगी और उसने कई लोगों से इस बात को कह भी दिया। एक दिन चांदनी का भाई श्याम घर पर आया और उसने जब रोशनी को देखा तो अपनी बहन से कहा, यदि बहन तो बताए तो मैं तेरी बेटी की शादी के लिए एक लड़का बताऊं। हाँ हाँ भैया बताओ ना, मैं तो कब से इसकी शादी करने की सोच रही हूँ। तो फिर ठीक है, मेरे गांव के बगल में रामपुर गांव में एक लड़का है जिसका नाम मोहन है, वो बहुत ही सुशील है। ये सुनकर चांदनी खुश हो गई और उसने बिना किसी जांच पड़ताल के रोशनी की शादी मोहन से कर दी। मोहन रोशनी को शादी के बाद मुंबई लेकर गया। रोशनी की आंखों में बहुत सारे नए सपने थे, क्योंकि अब वो सोच रही थी शायद अब शादी के बाद उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। वो अपनी पति मोहन के साथ आराम से रहने लगी। धीरे धीरे 1 महीना गुजरा और एक दिन मोहन ने रोशनी से कहा, सुनो, मैं गांव जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब काम पर चला जाता हूँ तो तुम घर पर अकेली रह जाती हो, तो मैं माँ को यहाँ पर ले आता हूँ, जिससे वह तुम्हारे साथ ही रहेगी। ठीक है, आप जाइए, पर जल्दी लौट आइएगा, मुझे यहाँ पर अकेले डर लगता है। तुम चिंता मत करो, तुम मुझे फोन करती रहना। और ये कहकर मोहन वहाँ से चला गया। मोहन के जाने के कुछ देर बाद वहाँ एक राकेश नाम का आदमी आया। उस आदमी को देखकर रोशनी घबरा गई और उससे कहा, तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हो? रुको, मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। अरे तू क्या फोन करेगी, उसने ही तो मुझे यहाँ पर घुसने दिया है। उसने यहाँ पर घुसने के लिए मुझसे पूरे 50,000 रुपए लिए हैं। आज के लिए तू मेरी गुलाम है, चल आजा। और इतना कहकर वो आदमी हंसने लगा, जिससे रोशनी बहुत ज्यादा डर गई। इस तरह रोजाना कोई ना कोई नया आदमी उसके घर आया करता और उसके साथ बुरा व्यवहार करता। और इस तरह 1 हफ्ता बीत गया। और जब 1 हफ्ते बाद मोहन घर पर आया तो रोशनी ने अपने पति से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपको भगवान समझ रही थी, पर आपने तो मेरा ही सौदा कर दिया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्या? यदि आपने नहीं किया तो फिर वो आदमी कौन थे और उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? और ये कहकर रोशनी ने अपने पति को सारी बात बताई। रोशनी की बात सुनकर मोहन ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने किसी को भी नहीं भेजा था। अच्छा, ऐसी बात है तो आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ज्यादा डर लग रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से लेकर चलता हूँ। और ये कहकर मोहन रोशनी को वहाँ से लेकर चला गया। मोहन उसे एक ऐसे इलाके में ले गया जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और वहाँ ले जाकर उसने रोशनी से कहा, सुनो, हमें यहाँ पर रुकना होगा, ये मेरे फूफा जी का घर है। सुनिए, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और दूसरी जगह नहीं है। अपने पति के ज्यादा कहने पर रोशनी मान जाती है और फिर मोहन रोशनी से कहता है,
तुम ऐसा करो, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी इस घर में जाकर अपने फूफा जी से बात करके आता हूँ। और ये कहकर वो घर के अंदर चला गया। असल में मोहन रोशनी को कोठे पर बेचने लाया था। वो बहुत ही शराबी और जुआरी किस्म का आदमी था और उसने ही उन आदमियों को भी भेजा था, पर वो अपनी पत्नी के सामने भोला भाला बनता। कोठे के अंदर जाकर उसने अपनी बीवी को पूरे 8 लाख में बेच दिया और फिर वहां से दूसरे रास्ते से निकल गया। कुछ देर बाद वहां 2 आदमी आए और उन्होंने रोशनी से कहा, चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेरे पति अभी आ रहे होंगे। तुम लोग कौन हो? अरे अब वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने तुझे बेच दिया है और ये घर नहीं बल्कि कोठा है। ये सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ ऐसा भी कर सकता था। और वो आदमी उसे उस कोठे के अंदर ले गए। अंदर जाकर उसने देखा वहां बहुत सारी औरतें थीं। धीरे धीरे समय गुजरा। रोशनी अपना जीवन बिताने लगी। उसकी जिंदगी नर्क से भी बुरी हो गई थी और वो अपनी किस्मत को कोसती रहती। एक दिन की बात है, रोशनी जब अपने कमरे में थी तभी वहां पर राजू नाम का आदमी आया। वो कोठे पर चाय देने का काम करता था। उसने रोशनी से कहा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वो पहले भी 2 बार धोखा खा चुकी थी। उसने राजू से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं, क्योंकि पहले भी मैंने धोखा खाया है। यदि तुमने भी मुझे धोखा दिया तो? नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। वहीं रोशनी के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वो राजू के साथ चुपचाप वहां से निकल गई। क्योंकि राजू कोठे पर बहुत पुराना था तो उसे कोठे के सारे रास्ते पता थे। वो दोनों भागकर जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कोठे के बारे में पुलिस को सब बताया, जिससे पुलिस ने कोठे पर छापा मारा और सभी को पुलिस ने पकड़ लिया। जिसे देखकर राजू और रोशनी बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब रोशनी आराम से राजू के साथ खुशी खुशी रहा करती है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सौतेली माँ की 3 बेटियों की अनोखी कहानी। वैसे माँ तो भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन इस कहानी में एक सौतेली माँ ने अपनी बेटियों को ऐसी सजा दी जिसे देख माँ शब्द की परिभाषा ही बदल जाए। तो क्या थी वो सजा? ये जानने के लिए कहानी को पूरा देखिए और आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। दीनापुर नाम का एक गांव था। गांव में नरेश नाम का एक आदमी रहता था। नरेश शहर में काम करता था और उसी सिलसिले में हफ्ते में 1-2 बार ही घर आता था। नरेश की पहली पत्नी सुलेखा 3 बेटियों को जन्म देने के बाद स्वर्गवासी हो गई थी। नरेश ने अपनी 3 बेटियों की देखभाल के लिए दूसरी शादी भावना नाम की औरत से कर ली थी। देखो भावना, मैंने तुमसे शादी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए की है ताकि तुम मेरी इन 3 बेटियों को सुलेखा का अधूरा प्यार दे सको। देखिए जी, मैं तो इतनी भाग्यवान हूँ कि मुझे ये 3 अनमोल बेटियाँ भगवान ने दी है। आप चिंता न कीजिए, मैं इन्हें अपने प्यार में कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। भावना की बात सुनकर नरेश निश्चिंत हो जाता है और अपने काम पर निकल जाता है। इधर भावना उन 3 बेटियों का खूब ख्याल करती। लेकिन एक दिन की बात है, भावना की माँ का फोन भावना के पास आया। फोन पर भावना की माँ कहती है, हेलो बेटी भावना, कैसी हो? हाँ, अच्छी हूँ, अपनी बेटियों के साथ खेल रही हूँ। अरे बेटी, तू क्या पागल हो गई है जो अपनी सौतन की बेटियों को माँ का प्यार दे रही है? कल को जब तेरी कोई संतान होगी तब उसको क्या देगी? भावना की माँ भावना के मन में सौतेली माँ होने का बीज बो देती है। उस दिन के बाद से भावना नरेश की बेटियों से नफरत करने लगी और वक्त के साथ जब वो 3 बेटियां थोड़ी बड़ी हुई तो भावना ने अपना रुख उनके लिए और सख्त कर लिया। उमा, जो कि नरेश की पहली बेटी है, वो कहती है, माँ, आज खाने में खीर बनाओ ना। उसके बाद रमा, जो कि उनकी दूसरी बेटी है, वो कहती है, नहीं माँ, आज राजमा चावल बनाओ। और आखिर में सना, जो कि उनकी तीसरी बेटी है, वो कहती है, नहीं माँ,
आज तो मैं पूरी सब्जी खाऊंगी। उन तीनों की बात सुनकर भावना को बहुत क्रोध आता है और वो गुस्से में रसोई से बेलन लेकर आती है और कहती है, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो फरमाइश पे फरमाइश किए जा रही हो? आज मैंने अपने लिए खाना बनाया है। तुम लोगों के लिए जो रात का बासी खाना बचा है वो रखा हुआ है, उसे प्याज के साथ खाओ और निकल जाओ यहाँ से। तभी बड़ी बेटी कहती है, माँ, हम बासी रोटी क्यों खाएं? हमारे पिताजी जब हमारे लिए अच्छा खाना बनाने को आपसे कहते हैं, फिर आप हमें बासी रोटी क्यों खाने को दे रही हैं? देख उमा, पहली बात ये कि मैं तेरी माँ नहीं और ना तुम दोनों की, और अगर तुम लोगों को खाना खाना है तो खुद बनाओ, समझी? और ये जो बर्तन पड़े हैं उन्हें भी धो देना। माँ, हम क्यों बर्तन धोएं? हमारे पिताजी ने आज तक हमें एक पानी का गिलास नहीं उठाने दिया और आप हमसे बर्तन धोने को कह रही हैं। भावना का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। मुझसे जुबान लड़ाती है? एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे खाएगी? ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। भावना गुस्से में उन तीनों को रस्सी से बांध देती है और भरी दोपहरी में धूप में बैठा देती है, जिससे उन तीनों को बहुत जलन होती है और वो तीनों रोने लगती है और रोते रोते माफी मांगते हुए कहती है, हमें माफ कर दो माँ, हम आज से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हमें छोड़ दो। एक शर्त पे छोड़ूंगी, अगर तुमने इस बारे में या मेरी कोई भी बात अपने पिताजी से कही तो तुम तीनों को नहर में फेंक दूंगी। नहीं माँ, हम पिताजी से कुछ नहीं कहेंगे। भावना उन तीनों को छोड़ देती है और उन तीनों छोटी बच्चियों से घर के सारे काम करवाती है। कोई झाड़ू लगाती है तो कोई भावना के पैर दबाती है। भावना रोज उनसे इसी तरह से काम कराने लगी थी। एक दिन नरेश जब शहर से वापस आया तो उसने भावना से कहा, भावना, मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चे कुछ सुस्त और डरे डरे से रहते हैं। तुम उनका ख्याल तो रख पा रही हो ना? कैसी बात करते हो जी, मैं तो बासी रोटी खाकर इन्हें घी लगी रोटी खिलाती हूँ, खुद सारा घर का काम अकेले करती हूँ, पर अपनी इन फूल सी बच्चियों से एक झाड़ू की सीख भी नहीं उठवाती। ये सारी बातें उमा सुनती है, लेकिन भावना के डर के कारण कुछ कह नहीं पाती। नरेश अपनी तीनों बेटियों से पूछता है, अरे बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? माँ अच्छे से तुम्हारा ख्याल तो रख रही है ना? हाँ पापा, हम ठीक हैं। लेकिन पापा, आप कब तक काम करेंगे? आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते हमारे पास? अरे नहीं बेटा, मैं अगर काम नहीं करूंगा ना तो घर कैसे चलेगा और पैसे कहाँ से आएंगे? और जब पैसे ही नहीं आएंगे तो मेरे बच्चों को अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? और फिर माँ है ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उमा, रमा और सना तीनों रोकर अपने पापा के गले लग जाते हैं। भावना उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है और इशारा करती है कि कुछ बताया तो नहर में डाल दूंगी। वो तीनों अपने आंसू पोंछकर पापा से बातें करती है और खेलती है। अगली सुबह जब नरेश शहर जाने के लिए तैयार हुआ तो अपनी तीनों बेटियों को कुछ रुपए देकर बोला, बेटा ये लो पैसे, जो मर्जी आए खाना, जो मर्जी आए लाना, ये मैं तुम्हें खर्च करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, लेकिन जल्दी आना। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगा, चिंता ना करो। ये कहकर नरेश शहर के लिए निकल जाता है। भावना उन तीनों बेटियों से पैसे छीन लेती है और कहती है, इधर लाओ ये पैसे और जाकर पानी भर कर लाओ कुएं से। सुबह से एक बूंद पानी नहीं है घर में और भरत मिलाप करने में लगे हैं बाप बेटी। माँ, आप हमसे इतना नफरत क्यों करती हो? पापा आप पर कितना विश्वास करते हैं, उन्हें हमारी आंखों में ये भी नहीं दिखा कि हम कितने दुखी हैं। उन्होंने आपकी बात पर भरोसा कर लिया, जबकि आप तो हमसे कितना बुरा बर्ताव करती हैं। तू जितनी छोटी है उतना कुछ ज्यादा बोलती है। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, आज तुम तीनों को कुएं से पानी लाना है। ठीक है माँ, मैं ले आती हूँ पानी। इन दोनों को आप खाना दे दीजिए, कल भी इन दोनों ने बासी रोटी नहीं खाई थी। उसी बात की तो सजा देना है तुम्हें। तुम लोगों ने जो कल का अन्न फेंका है उसकी कीमत बतानी है तुम्हें। लेकिन माँ, वो खाना तो आपका बचा हुआ था। अरे मेरा बचा था तो खा नहीं सकती थी? ज्यादा पेट भर गया ना तुम लोगों का। चलो आज बताती हूँ। भावना उन तीनों को कुएं के पास ले जाती है और उनके पेट से एक रस्सी बांध देती है और कुएं में बाल्टी डाल देती है और कहती है,
ये पेट ज्यादा भर गया ना तेरा, अब इसी पेट से बाल्टी खींचो, तब मालूम पड़ेगा तुम लोगों को। तभी गांव की एक भाभी कहती है, अरे दीदी, इतना जुल्म न करो कोमल बच्चों पर, बेचारे हमेशा तुम्हारी बातें करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी, लेकिन तुम तो इन पर बड़ा जुल्म कर रही हो। नरेश भाई को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं क्या डरती हूँ उनसे? और अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है ना, तो ले लो इन्हें गोद। खुद तो अपनी सास को पानी तक नहीं देती हो, यहाँ ज्ञान झाड़ रही हो। अपना काम करो जाके। भावना उस पर चिल्ला देती है और अपनी 3 बेटियों से पेट के बल पानी की बाल्टी कुएं से खिंचवाती है। वो बेचारी तीनों दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है। इधर रमेश अपनी बेटियों की तस्वीर देखता है तो वो तस्वीर हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाती है। रमेश समझ जाता है कि उसकी बेटियों पर कोई संकट आया है। वो फौरन गांव वापस आता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में कहता है, भावना, नागिन, ये क्या कर रही है तू? तूने मेरी फूल सी बच्चियों पर इतना जुल्म किया। अरे आप वापस कैसे आ गए? आप गए नहीं? नहीं, शायद मेरी बच्चियों की आह ने मुझे जाने नहीं दिया। ये मेरा खून है। इन पर जब आँच आती है तो मुझे दर्द होता है, लेकिन नागिन तू, इन पर जुल्म करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? नहीं, ये तो तीनों खुद ही कह रही थी कि माँ, मैं आपको ऐसे पानी भर के दिखाती हूँ। अरे चुप हो जा तू औरत है या डायन? अरे आज अगर यहाँ तेरी संतान होती ना, तो तू क्या उनसे भी यही खेल करवाती है जो आज तूने मेरी बेटियों से करवाए हैं? अरे मैंने तुझे देवी समझा था, लेकिन तू तो डायन है। मेरे बच्चों ने आज तक जब भी मैं घर में आया हूँ तेरी शिकायत तक नहीं की, जबकि तू उन पर इतना जुल्म करती रही। अरे तू तो माँ बनने के भी काबिल नहीं है। मैं तो अपने बच्चों के लिए एक माँ लाया था, लेकिन तुमने तो माँ शब्द की परिभाषा ही बदल दी। अरे इसलिए अब मैं अपने बच्चों पर तुम्हारी छाया नहीं पड़ने दूंगा। हाँ, इसीलिए मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। गांव के सभी लोग भावना को बड़ा बुरा भला कहते हैं। भावना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूरे गांव के सामने माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भगवान के लिए मुझे अपने से दूर न कीजिए, माफ कर दीजिए। माफी? अरे माफी मुझसे नहीं, मेरी बेटियों से मांगो जिनको तुमने दर्द दिया है। अरे लोग तो इन्हें नवरात्रों में पूजते हैं, देवी माँ मानते हैं। अरे तुमने तो देवी माँ को भी नहीं छोड़ा। भावना उन 3 बेटियों से माफी मांगती है। तभी उमा कहती है, माँ, माफी मत मांगिए, आप तो हमारी माँ हैं। आपका अधिकार है हमें डांटने का। आप घर चलिए माँ, मैं आपके ऊपर लोगों को हंसते नहीं देख सकती माँ। उमा की ये बात सुनकर भावना उन तीनों बेटियों को गले लगा लेती है और हंसते हुए अपनी बेटियों और पति के साथ एक बार फिर घर में प्रवेश करती है।